पिछले वीडियो में हम संरक्षी बलों की परिभाषाएं पढ़ चुके हैं और संरक्षी बलों की तीनों परिभाषाएं एक दूसरे के साथ आपस में इंटररिलेट थी। इस वीडियो में बात करते हैं संरक्षी बलों के प्रभाव में कण की गति कि यदि किसी कण पर कार्यरत बल यदि संरक्षी बल है तो उस कण की गति किस प्रकार से होगी, उसकी गति का समीकरण क्या होगा। यानी कि हमारा मुख्य काम क्या है यहाँ पर कि यदि कोई कण जिस पर संरक्षी बल कार्यरत है तो संरक्षी बल के प्रभाव में यदि कण गतिशील है तो उसकी गति का समीकरण किस प्रकार से निकलेगा और गति का समीकरण है वो क्या कहता है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से यानी कि किसी भी कण जो गति कर रहा है उसकी कुल ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी K प्लस U पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू E टोटल एनर्जी। यानी कि किसी भी गतिशील कण की कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा यानी कि कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। और ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है कि ये जो ऊर्जा है ये हमेशा कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये नियत होती है। ठीक है, कुल ऊर्जा जो है किसी कण की नियत होती है तो इसलिए ये क्या हो गया, नियत हो गया। अब यदि मैं इसको टाइम के साथ सपोज चेंज करना चाहूँ, टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करना चाहूँ या मैं ये कहूँ कि ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा K प्लस डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कुल ऊर्जा क्या है, नियत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का सम जो है वो हमेशा शून्य होता है। जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसके विपरीत उतना ही परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का जो योग है वो नियत होता है। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये नियत हो गया। ठीक है, अब माना कि कण जो है, माना कि कण की किसी स्थिति अक्ष पर वेग v है। माना कि कण की किसी स्थिति अक्ष पर वेग क्या है, v है, तो हम गतिज ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² प्लस u अक्ष इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। इसको मैं समीकरण नंबर क्या दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। यानी कि गतिज ऊर्जा को क्या लिखा हमने, हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है वो स्थिति का फलन होती है इसलिए u अक्ष इक्वल टू E। E क्या है, यहाँ पर कुल ऊर्जा है, तो हाफ mv² प्लस u अक्ष इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, E लिख दिया है। और v इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, चूंकि v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt, अतः हाफ m dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस u अक्ष इक्वल टू क्या आ गया, E आ गया। तो अब देखिए v की वैल्यू क्या लिख दिया हमने, dx अपॉन dt लिख दी है। तो dx अपॉन dt के लिए इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, e माइनस यू एक्स अपॉन 2/m की पावर हाफ। तो इस इक्वेशन को यदि हम dx अपॉन dt के लिए सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है e माइनस यू एक्स अपॉन 2/m की पावर हाफ। तो अब देखिए, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 3। ये मैं एक्चुअली यहां पर लिख देता हूं dx अपॉन dt इक्वल टू e माइनस यू एक्स अपॉन 2/m की पावर हाफ।
ठीक है, ये इक्वेशन था अपना नंबर 3। अब यह इक्वेशन केवल तभी वैलिड है जब E इज ग्रेटर देन ux होता है, यानी कि किसी भी कण की कुल ऊर्जा का मान यदि उसकी स्थितिज ऊर्जा से अधिक है तभी आप हमारे को वेग का मान प्राप्त होता है, एक रियल वैल्यू वेग की प्राप्त होती है। यदि E का मान यानी कि कुल ऊर्जा का मान यदि स्थितिज ऊर्जा से कम है तो उसके लिए कण का वेग क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि E इज लेस देन ux होते ही क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और उसका रूट क्या आ जाएगा, फिर काल्पनिक मान आता है। तो E इज ग्रेटर देन ux यानी कि धनात्मक मान जो है वेलोसिटी का तभी प्राप्त होता है जब E इज ग्रेटर देन ux, अर्थात कण की कुल ऊर्जा का मान उसकी स्थितिज ऊर्जा से अधिक होता है। तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस ux अपॉन 2/m की पावर हाफ। अब देखिए इसको मैं आगे सोल्व करूं तो dx अपॉन E माइनस ux अपॉन 2/m की पावर हाफ इक्वल टू dt। इसको यदि हम इस प्रकार से सोल्व करें तो dx अपॉन क्या आ जाएगा, E माइनस ux अपॉन 2/m की पावर हाफ इक्वल टू dt। अब इसका क्या कर देते हैं, हम समाकलन कर देते हैं, यही लिख दूं, समाकलन करने पर ये हो गया ये समाकलन, यानी कि अब हम समाकलन कर रहे हैं तो इसको मैं लिख देता हूं t0 यानी कि 0 से लेकर t, और इसको लिख देता हूं मैं 0 से लेकर x तक, यानी कि प्रारंभिक स्थिति प्रारंभिक समय यानी कि जब t इक्वल टू 0 था तो हमने स्थिति को क्या मान लिया है, x इक्वल टू 0 मान लिया है। तो इस प्रकार से हमने 0 मान लिया है। हम अपनी इच्छा से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, t0 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर x0 भी लिख सकते हैं, फिर 0 कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने पास ये अब एक डेफिनेट इंटीग्रल आ गया कि x0 से लेकर x तक लेफ्ट हैंड साइड है उसका इंटीग्रेशन है x0 से x तक dx अपॉन E माइनस ux अपॉन 2/m की पावर हाफ, और राइट हैंड साइड में भी एक डेफिनेट इंटीग्रल है t0 से लेकर t dt। तो अब देखिए इस साइड का जो इंटीग्रल यदि हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, t माइनस t0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अब हमारे को लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है यही सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कर, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इसको सोल्व करने के लिए स्थितिज ऊर्जा का पता होना चाहिए कि जो कण है उसके ऊपर जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो किस प्रकार की है, या फिर हमारे को ये पता होना चाहिए कि कण पर लगने वाला बल किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी कह चुके हैं संरक्षी बलों के अंतर्गत। तो देखिए चूंकि कण पर कार्यरत बल संरक्षी बल है, अतः संरक्षी बल के लिए होता है F इक्वल टू माइनस du अपॉन dx। यदि संरक्षी बल है तो संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा का आपस में रिलेशन होता है F इक्वल टू माइनस du अपॉन dx। क्योंकि अक्ष लिया है इसलिए माइनस du अपॉन dx, अदरवाइज क्या होता है F इक्वल टू माइनस du अपॉन dr। तो यहाँ पर F इक्वल टू माइनस du अपॉन dx, ये रिलेशन कौन से किसके लिए वैलिड है, जब कण पर कार्यरत बल यदि संरक्षी बल है तभी ये रिलेशन वैलिड होता है। तो यहाँ से देखिए du इक्वल टू माइनस एफ dx लिख सकते हैं, du इक्वल टू माइनस एफ dx, और यदि हम इसका समाकलन कर देते हैं तो ux इक्वल टू क्या आता है, माइनस एफ इंटू एक्स प्लस सी, जहां पर c क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। तो ux इक्वल टू क्या गया, माइनस एफ एक्स प्लस सी। अब x इक्वल टू 0 पर ux 0 है तब c का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और उस अवस्था में ux इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ इंटू एक्स। अब ux इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ इंटू एक्स, ये समीकरण नंबर आ गई 5।
इस समीकरण 5 का मान ux इक्वल टू माइनस एफ एक्स एफ इंटू एक्स समीकरण 5 आ गई। इस समीकरण 5 का मान समीकरण नंबर 4 में यहाँ पर ux की जगह रख देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, x 0 से लेकर x dx अपॉन e प्लस एफ एक्स अपॉन 2/m की पावर हाफ इक्वल टू t माइनस t0। तो अपने पास जो इंटीग्रल था वो अब इस फॉर्मेट में चेंज हो गया है। अब यदि मैं ये मान लूं कि प्रारंभ में t0 पर t0 इक्वल टू 0 तथा x0 इक्वल टू 0 है, तब क्या आ जाएगा 0 टू x dx अपॉन e प्लस f इंटू एक्स अपॉन 2/m की पावर हाफ इक्वल टू t। जैसा मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रारंभिक स्थिति हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, तो अब हमने प्रारंभिक स्थिति को क्या ले लिया है, शून्य की अवस्था में ले लिया है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था जो है वो हमने क्या मान ली कि शून्य, जब समय t इक्वल टू 0 था तो कण की स्थिति भी x इक्वल टू 0 थी। अब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना चाहते हैं। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/m की पावर हाफ इधर दे देंगे तो e प्लस एफ एक्स, ठीक है, या 2/m की पावर हाफ था तो ये कितना आ जाएगा e प्लस एफ एक्स अपॉन ई प्लस एफ एक्स अपॉन 2/m, ऐसा कैसा, या 2/m जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए देखिए 2/m जो था उसको t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2/m की पावर हाफ इंटू t इधर मल्टीप्लाई हो गया और इधर इंटीग्रेशन क्या बचा 0 टू x dx अपॉन e प्लस एफ एक्स, ऐसा कैसा हमारा इंटीग्रेशन बचता है। तो अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधा का 2/f, f साथ में x के साथ में वेरिएबल 2/f e प्लस एफ इंटू एक्स की पावर हाफ और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 0 टू x इक्वल टू 2/m की पावर हाफ इंटू t। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो 2/f e प्लस एफ एक्स ऐसा कैसा आ जाएगा और e प्लस एफ एक्स की पावर हाफ और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 टू x। अब 0 टू x यानी कि अपर लिमिट रखेंगे तो ऐसा कैसा रहेगा, लोअर लिमिट में e बचेगा। तो 2/f e प्लस एफ एक्स माइनस e इक्वल टू 2/m की पावर हाफ इंटू t, ये मान हमारे को प्राप्त होता है। ये मान प्राप्त होता है कि पावर हाफ हो रहा है, सॉरी, e प्लस एफ एक्स ऐसा कैसा, लोअर लिमिट रखी माइनस के साथ में तो ये वैल्यू हो गई 0, e की पावर हाफ है और 2/m की पावर हाफ इंटू t है। तो अब देखिए इसको इधर सोल्व करता हूं मैं अब आगे। तो अब देखिए e प्लस एफ एक्स माइनस e की पावर हाफ ऐसा कैसा है और f/2 उधर लेके चले जाते हैं तो f/2 2/m की पावर हाफ इंटू t, ये प्राप्त होता है। इस पूरे का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर पूरे का। तो e प्लस एफ एक्स ऐसा कैसा प्लस e प्लस एफ एक्स ऐसा कैसा माइनस
2 इंटू e प्लस एफ एक्स इंटू ई की पावर हाफ। ओ सॉरी 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 एम सॉरी एम सॉरी एम सॉरी स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा e प्लस एफ एक्स माइनस ई प्लस एफ एक्स माइनस ई इक्वल टू एफ बाई टू बाई एम की पावर हाफ इंटू टी। ये इसका भी स्क्वायर हो गया तो एफ स्क्वायर अपॉन 4 2 बाई एम टी स्क्वायर। यह मान प्राप्त होता है एफ स्क्वायर बाई 4 2 बाई एम टी स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर f बाई 2 हमने इधर लिखा था, इसको 2 बाई एफ इधर ही रखता हूँ मैं एक बार। 2 बाई एफ ये ऐसा का ऐसा जैसा था अपने पास यहाँ पर वैसा का वैसा है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बाई एफ ई प्लस एफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 2 बाई एफ ई की पावर हाफ इक्वल टू 2 बाई एम की पावर हाफ इंटू टी। अब ये जो टर्म है इसको उधर लेके चले जाते हैं तो इधर क्या बचेगा 2 बाई एफ ई प्लस एफ इंटू एक्स की पावर हाफ इक्वल टू 2 बाई एम की पावर हाफ इंटू टी प्लस 2 बाई एफ ई की पावर हाफ। अब एफ बाई 2 है 2 बाई एफ से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा एफ बाई 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है तो e प्लस एफ एक्स की पावर हाफ इक्वल टू एफ बाई 2 बाई एम की पावर हाफ इंटू टी प्लस ई की पावर हाफ। अब इस टर्म का स्क्वायर करना है, स्क्वायर इस टर्म का करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है हमारे पास e प्लस एफ एक्स ऐसा का ऐसा, यानी कि इसका स्क्वायर किया इसका वर्ग किया तो ये हाफ थी ये हट गई इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई 4 2 बाई एम इंटू टी स्क्वायर प्लस ई प्लस दोनों के गुणा का 2 गुना तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया एफ इंटू प्लस एफ इंटू 2 बाई एम की पावर हाफ इंटू टी इंटू ई की पावर हाफ। तो यह मान प्राप्त होता है। अब देखिए e इधर भी है और e इधर भी है, ये कैंसिल हो गया, ऐसा का ऐसा कैंसिल हो गया। e प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 4 2 बाई एम ये कैंसिल हो गया था। f है यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर f बाई 4 एफ बाई 2 m इंटू टी स्क्वायर प्लस f कैंसिल हो गया तो 2e बाई एम की पावर हाफ इंटू टी। 2 बाई एम रूट में है e भी रूट में है तो क्या हो गया 2e बाई एम रूट में आ गया कंप्लीट इंटू टी। तो देखिए x इक्वल टू एफ बाई 2m इंटू टी स्क्वायर प्लस 2e बाई एम की पावर हाफ इंटू टी। यह मान हमारे को प्राप्त होता है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर हम 6। अब देखिए जो कण की जो हमने कहा था कि कण जो है उसकी गतिज ऊर्जा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि कण जो है उसकी गतिज ऊर्जा क्या थी k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और प्रारंभ में हमने कहा कि x इक्वल टू जब t इक्वल टू 0 है तब x इक्वल टू भी क्या था 0 था और उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या थी शून्य थी। तो उस स्थिति में यानी कि t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू क्या था v0 था और k इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और यह मान कुल ऊर्जा के मान के बराबर होगा। प्रारंभ में जब स्थिति शून्य है जब समय शून्य है तो कण की स्थिति क्या थी x इक्वल टू 0 थी, ये हम पहले मान चुके हैं। तो कण x इक्वल टू 0 थी तो कण की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई शून्य हो गई। उस स्थिति में जब कण की स्थितिज ऊर्जा शून्य है कण की कुल ऊर्जा
गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, हाफ एम वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू ई। तो देखिए यहाँ से वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2E बाई एम क्या आ जाएगा, वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2E बाई एम, और वी जीरो क्या आ जाएगा रूट 2E बाई एम, या फिर 2E बाई एम की पावर हाफ। यह मान ये रहा हमारे पास। तो पहले तो ये आ गया कि जब कण की कुल स्थितिज ऊर्जा का मान यदि शून्य है तो कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। उस अवस्था में हम वेलोसिटी का मान ज्ञात करें तो रूट 2E बाई एम हमारे को प्राप्त होता है। तथा अब यहाँ पर देखिए क्या है, F बाई एम, F अपॉन 2m है, 2 कांस्टेंट है तो F बाई एम होता है। तो देखिए F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और A इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन एम। तो ये दोनों मान यदि हम समीकरण नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है, देखिए x इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर प्लस वी जीरो इंटू टी, ये मान प्राप्त होता है। यदि हम प्रारंभिक वेग जो है वी जीरो जिसको माना है, यदि हमने प्रारंभिक वेग को वी जीरो माना है, इसको यदि मैं u मान लेता हूं तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा, यदि प्रारंभिक वेग को मैं u मान लेता हूं तो x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यह समीकरण प्राप्त होता है। तो देखिए यह न्यूटन की द्वितीय गति का न्यूटन की जो गति के समीकरण थे उनमें द्वितीय समीकरण x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ही प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं यदि कण पर कार्यरत बल यदि संरक्षित बल हैं तो कण की गति का समीकरण गति के समीकरण यानी कि न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के समीकरण के समान प्राप्त होता है। थैंक यू।